तो दोस्तों 2007 में आई भूल भुलैया एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी मूवी थी, लेकिन उसमें कोई असली भूत प्रेत नहीं था। पर इस फिल्म का सीक्वल, जिसका अपने पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक एक्चुअल हॉरर मूवी है और इसमें कॉमेडी का जोरदार तड़का है। इस फिल्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है और क्योंकि अब इस मूवी का तीसरा पार्ट आने वाला है, तो उससे पहले हमें इसका दूसरा पार्ट समझना पड़ेगा। इसलिए आज मैं भूल भुलैया 2 फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के भवानीगढ़ जिले से, जहां ठाकुरों का राज चलता था। यहीं के एक ठाकुर थे विजेंद्र सिंह। बहुत साल पहले विजेंद्र सिंह ने अपने बिजनेस का हिसाब किताब संभालने के लिए कोलकाता से एक मुनीम को बुलाया था, जिनका नाम था देवांशु चटर्जी। वो अपनी 2 जुड़वा बेटी अंजुलिका और मंजुलिका के साथ वहां आए थे। देवांशु काम के अलावा संगीत और नृत्य कला में भी काफी माहिर थे और उन्होंने अपनी बेटियों को भी ये कला सिखाई थी, जिसमें से अंजुलिका ने हर चीज बेहतर तरीके से सीख ली थी और इसीलिए वो अपने पिता की चहेती बन गई थी। लेकिन इसकी वजह से उनकी दूसरी बेटी मंजुलिका को काफी जलन होती थी और धीरे धीरे उसकी ये जलन नफरत में बदल गई। इसी के साथ अब मंजुलिका को काले जादू में दिलचस्पी आने लगी और उसने अघोरी तांत्रिकों के पास जाकर जादू टोना सीखना शुरू कर दिया। तब एक दिन उसके पिता उसे तांत्रिकों के साथ देख लेते हैं और वो मंजुलिका को बहुत डांटते हैं। देवांशु को लग रहा था कि उनकी बेटी अभी छोटी है और वो सुधर जाएंगी, पर मंजुलिका सुधरती नहीं। वक्त के साथ उसका पागलपन बढ़ता जाता है और वो काले जादू में महारत हासिल कर लेती है। फिर सन 2004 में जब वो दोनों बहनें बड़ी हो जाती है, तब विजेंद्र सिंह के बेटे उदय ठाकुर को अंजुलिका से प्यार हो जाता है, लेकिन मंजुलिका भी उदय को पसंद करती थी। फिर जब विजेंद्र सिंह देवांशु से उनकी बेटी अंजुलिका का हाथ मांगते हैं, तो ये देखकर मंजुलिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को मारने का फैसला कर लेती है। इसके बाद जब शादी का दिन आता है, तब वो अंजुलिका के बाल और उसके कपड़े का टुकड़ा चुरा लेती है ताकि वो उस पर काला जादू कर सके। फिर शादी होने के बाद मंजुलिका अकेले बैठकर काला जादू करना चालू करती है। तब उसके पिता ये सब देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मंजुलिका उन्हें मार डालती है। फिर वो अंजुलिका को मारने के लिए हवेली में जाती है, जहां दोनों बहनों में हाथापाई होने लगती है। तब उदय ठाकुर बीच में आकर मंजुलिका को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उसे मारने लग जाती है। अंजुलिका अपने पति को बचाने के लिए मंजुलिका की पीठ में चाकू मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से मंजुलिका की आत्मा उस हवेली में भटकने लगती है और एक रात वो उदय को छत से फेंककर उसे अपाहिज कर देती है। उसके बाद वो ठाकुर खानदान के कई लोगों को मार डालती है। इससे विजेंद्र सिंह काफी परेशान हो जाते हैं और वो मंजुलिका की आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाते हैं, लेकिन वो आत्मा काफी शक्तिशाली थी, उसे वहां से भगाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए वो तांत्रिक मंजुलिका को उसी हवेली के एक कमरे में कैद कर देता है और उसके दरवाजे पर मंत्र पढ़कर एक त्रिशूल लगा देता है ताकि वो आत्मा बाहर न निकल सके। इसके बाद ठाकुर परिवार वाले उस हवेली को छोड़ देते हैं और एक दूसरे घर में रहने चले जाते हैं, जिससे धीरे धीरे वो पुरानी हवेली एक खंडर बन जाती है और वहाँ कोई नहीं जाता। इस तरह से 18 साल बीत जाते हैं और अब उदय ठाकुर की छोटी बहन रीत, जो कि उत्तराखंड में MBBS करने गई थी, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके राजस्थान लौट रही थी, जहां उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। रास्ते में रीत की मुलाकात रूहान रंधावा नाम के एक लड़के से होती है। रूहान पहली नजर में ही रीत को पसंद करने लग जाता है, लेकिन रीत उसे ज्यादा भाव नहीं देती। वो दोनों एक ही बस से चंडीगढ़ जा रहे थे, जहाँ से रीत राजस्थान जाने वाली थी और रूहान दिल्ली। इसलिए उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। रास्ते में उनकी बस लंच के लिए एक जगह रुकती है। उस जगह के पास में ही एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और क्योंकि रीत ने अब तक सिर्फ पढ़ाई में ही अपना टाइम दिया था, इसीलिए रूहान उसे अपने साथ थोड़ी देर के लिए वो म्यूजिक फेस्टिवल में चलने के लिए कहता है और क्योंकि रीत की फ्लाइट थोड़ी लेट थी, इसीलिए वो मान जाती है। फिर जब वो दोनों फेस्टिवल एंजॉय करने के बाद बस स्टैंड पर वापस आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जिस बस से वो चंडीगढ़ जाने वाले थे, उसका एक्सीडेंट हो गया है और सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई है। उधर रीत के घर वालों को लग रहा था कि वो भी मर गई है, क्योंकि वो उसी बस में आने वाली थी। रीत अपने घर वालों को ये बताने के लिए कॉल करती है कि वो जिंदा है,
तब वो फोन उसकी बहन त्रिशा उठाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से त्रिशा को रीत की आवाज नहीं आती, पर रीत उसकी बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लड़का सागर जिससे उसकी शादी होने वाली है वो असल में त्रिशा को पसंद करता है और त्रिशा भी उससे प्यार करती है। इसलिए रीत बिना कुछ बोले फोन काट देती है और अपने जिंदा होने की खबर अपने घर वालों से छुपाने का सोच लेती है ताकि उसकी बहन और सागर की शादी हो जाए। इसके लिए रीत कुछ दिनों तक छुपने का फैसला करती है और इस काम में वो रूहान से मदद मांगती है। फिर वो दोनों राजस्थान के भवानीगढ़ चले जाते हैं और उस पुरानी हवेली में रहने का सोचते हैं। वो जगह छुपने के लिए बिल्कुल सही थी क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता था। रूहान और रीत उस हवेली में घुसकर लाइट्स ऑन करते हैं। तभी उस गांव में रहने वाला छोटा पंडित नाम का एक आदमी पुरानी हवेली का दरवाजा खुला और वहाँ के लाइट चालू देखकर बहुत डर जाता है और वो ये बात जाकर ठाकुर परिवार को बता देता है। इधर रीत रूहान को उस हवेली में अपने बचपन की कहानी सुना रही थी कि कैसे वो लोग एक साथ वहाँ रहते थे और वो आज भी उस जगह को मिस करती है। तभी विजेंदर सिंह अपने परिवार और पूरे गांव वालों को लेकर हवेली में पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर रीत छुप जाती है, लेकिन वो लोग रूहान को देख लेते हैं। तब रूहान उन्हें झूठ बोल देता है कि रीत की आत्मा उसे वहां लेकर आई है क्योंकि वो मरे हुए लोगों को देख और सुन सकता है और रीत अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे वहां लाई है। पहले तो किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर जब रूहान रीत की बचपन की कुछ बातें बताता है तब सबको यकीन हो जाता है कि वो सच में आत्माओं से बात कर सकता है। फिर रूहान उन्हें बोलता है कि रीत की आखिरी इच्छा है कि उसका पूरा परिवार एक साथ उस पुरानी हवेली में रहे जैसे वो 18 साल पहले रहते थे। अगर उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तो रीत की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये सब सुनकर ठाकुर विजेंदर सिंह राजी हो जाते हैं और उनका पूरा परिवार वहाँ रहने के लिए आ जाता है, जहाँ रूहान को भी रुकने के लिए एक कमरा दिया जाता है और रीत भी वहीं पर छुप जाती है। फिलहाल रीत को ये लगता है कि अगर रूहान उसके घर वालों को वहाँ रहने के लिए मना सकता है तो वो त्रिशा और सागर की शादी के लिए भी सबको राजी कर सकता है। इसीलिए वो रूहान को दोबारा नाटक करने के लिए बोलती है और उसके परिवार वाले इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शुरू होती है त्रिशा और सागर की शादी की तैयारी। इस सब के बीच रूहान की आत्माओं से बात करने वाली कहानी पूरे गांव में फैल जाती है और वो रूह बाबा के नाम से मशहूर हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे पंडित और उसके भाई बड़े पंडित, जो कि लोगों को भूत प्रेत का डर दिखाकर पैसे कमाते थे, उनका धंधा ठप पड़ जाता है। उधर रीत बहुत दिनों से हवेली से बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए वो काफी बोर हो गई थी। इसीलिए वो एक रात रूहान के साथ बाहर टहलने के लिए निकलती है। तब छोटा पंडित उसे देख लेता है और वो रीत के पिता को ये बता देता है कि वो जिंदा है। इसकी वजह से सब लोग रूहान पे शक करते हैं और फिर पूरे घर में रीत को ढूंढना चालू करते हैं। पकड़े जाने के डर से रीत मंजुलिका के कमरे में जाकर छुप जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई भी तलाशी लेने नहीं आएगा। रूहान उसे इसके लिए मना करता है, लेकिन रीत भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, इसीलिए वो काफी देर तक वहाँ छुप जाती है। उधर परिवार के लोग पूरी हवेली छान मारते हैं सिवाय उस कमरे के। फिर जब उन्हें रीत नहीं मिलती तब छोटा पंडित कहता है कि वो जरूर मंजुलिका के कमरे में छुपी है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद रीत उस कमरे से बाहर जाती है, लेकिन अब मंजुलिका की आत्मा आजाद हो गई थी। फिर एक रात वो रीत की भाभी यानी अपनी बहन अंजुलिका के पास जाकर उसे बोलती है कि अब वो एक एक करके उस परिवार के सभी लोगों को खत्म कर देंगी। मंजुलिका को आजाद देखकर अंजुलिका ये समझ जाती है कि छोटा पंडित सच कह रहा था, मतलब रीत जिंदा है और उसी ने वो कमरा खोला है। फिर अंजुलिका रूहान के पास जाती है और रीत को सामने आने के लिए बोलती है। तब रीत बाहर आकर उसे सच बता देती है कि उसने मरने का नाटक क्यों किया, पर इस चक्कर में अब मंजुलिका आजाद हो चुकी थी। लेकिन रीत, अंजुलिका और रूहान शादी होने तक इस बात को सबसे छुपाने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं जिसने 18 साल पहले मंजुलिका को कैद किया था। वो तांत्रिक उन्हें बोलता है कि 3 दिन बाद अमावस की रात है, उस वक्त आत्माओं की शक्ति काफी कम हो जाती है, इसीलिए वो उस रात वहां आकर दोबारा मंजुलिका को कैद करेगा। पर अमावस के आने से पहले ही मंजुलिका उस तांत्रिक पर हमला करके उसे मार देती है। दूसरी तरफ रूहान रूह बाबा बनकर बाहर घूम रहा था। तब उसकी मुलाकात मंजुलिका से होती है। रूहान को लगता है कि वो उसे मारने आई है, लेकिन मंजुलिका उसे रीत को लेकर वहां से निकल जाने के लिए कहती है और फिर वो रूहान को एक बहुत बड़ा राज बताती है।
इसके बाद रूहान हवेली में लौटकर बंगाली में बात करने लगता है और वो मंजुलिका की तरह नाचता गाता है। फिर वो सबको ऐसा दिखाता है कि उसके अंदर मंजुलिका की आत्मा आ गई है और वो अंजुलिका को मारने की बात करता है। तब रीत सबके सामने आ जाती है और वो अपनी भाभी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रूहान फिर भी नहीं रुकता और वो अंजुलिका को मारने पर तुल जाता है। तब वो एक चाकू निकालकर रीत के गले पर रख देती है और बोलती है कि अगर अंजुलिका ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो रीत को मार देंगी। इससे सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि रीत की भाभी मंजुलिका को अंजुलिका कहकर पुकार रही थी। तब रूहान सबको सच्चाई बताता है कि जिसे सब लोग अब तक अंजुलिका समझ रहे थे वो असल में मंजुलिका है और असली अंजुलिका 18 साल पहले मर चुकी है। जिस रात अंजुलिका की शादी हुई थी उस रात मंजुलिका ने काला जादू करके अपनी बहन को वश में कर लिया था और उसे अपने जैसे कपड़े पहनाकर खुद उसके कपड़े पहन लिए थे ताकि सबको लगे कि वो अंजुलिका है। इसके बाद मंजुलिका ने अपनी बहन से खुद पर और उदय पर हमला करवाया और इस मौके का फायदा उठाकर उसने अंजुलिका को मार दिया। पर इसके कुछ ही समय बाद उदय ठाकुर ये जान गया था कि जो लड़की उसके साथ रह रही है वो असल में मंजुलिका है। लेकिन इससे पहले कि वो ये सच किसी को बता पाता, मंजुलिका ने उसे छत से गिराकर अपाहिज बना दिया और फिर वो अंजुलिका बन के सबके साथ रहने लगी। तब से लेकर आज तक जिसे भी उसका राज पता चला मंजुलिका ने उसे मार दिया और इसका इल्जाम उसने अपनी बहन यानी नकली मंजुलिका पर डाल दिया। इससे गुस्सा होकर अंजुलिका की आत्मा उससे बदला लेने आई। तब ठाकुर परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया जो असल में मंजुलिका के ही पहचान का था। उसने अंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया। इसके बाद मंजुलिका अंजुलिका बन के सबके साथ अच्छे से रहने लगी और उसने सबका भरोसा जीत लिया। दूसरी तरफ अंजुलिका की आत्मा 18 साल तक कैद में रही। फिर एक दिन रीत ने उसे आजाद कर दिया। तब अंजुलिका चाहती तो आसानी से अपनी बहन को मार सकती थी, लेकिन फिर सबको ये लगता था कि मंजुलिका ने उनकी सीधी सादी बहू को मार दिया। इससे उसे बदला तो मिल जाता मगर इंसाफ नहीं मिलता और वो अपनी सच्चाई किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि सबकी नज़र में वो मंजुलिका थी जिसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। पर जब वो रूहान से मिली और उसने उसे नहीं मारा तो रूहान ने उससे इसका कारण पूछा। तब अंजुलिका को अपनी बात समझाने का मौका मिल गया। इसलिए फिर रूहान ने मंजुलिका बनने का नाटक किया ताकि असली मंजुलिका की पोल खुल सके। इसके बाद अंजुलिका अपने परिवार से मिलती है और विजेंदर सिंह को कहती है कि वो रीत को माफ कर दे क्योंकि उसके झूठ की वजह से ही आज सच्चाई सबके सामने आई है। फिर अंजुलिका पूरे घर वालों के सामने अपनी बहन को काफी पीटती है और उसे वो कमरे में लेकर चली जाती है जहां वो 18 साल से कैद थी। वहां वो मंजुलिका को मार देती है। आखिर में ठाकुर परिवार वाले उस हवेली को छोड़कर चले जाते हैं और वो घर एक बार फिर से खाली खंडर बन जाता है। तो दोस्तों ये थी भूल भुलैया 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.